हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक जीके का, वो है रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया जो टॉपिक है अपने आप में काफ़ी बड़ा है, काफ़ी विशाल है और ये मैं 3 पार्ट में कवर करूंगा, यानी कि 3 वीडियोज आएंगे। पहला जो वीडियो होगा वो रहेगा रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। दूसरा वाला जो रहेगा उसमें मैं नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया, जिसमें ब्रह्मपुत्रा इंक्लूडेड रहेगी, वो कवर करूंगा। और तीसरे वाले में साउथ इंडिया। तो क्योंकि नदियां आप देख सकते हैं इस मैप में, ये जो मैप है इसमें आप देख सकते हैं कितनी सारी नदियां हैं, कितने सारे इंपॉर्टेंट शहर हैं जो इन नदियों के किनारे हैं। और जो रिवर्स ऑफ इंडिया है इससे मिलते जुलते टॉपिक भी आएंगे, यानी इसको कॉम्प्लीमेंट करने वाले टॉपिक भी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक अलग वीडियो आएगा कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है, ये एक अपने आप में कंप्लीटली सेपरेट टॉपिक है। फिर एक टॉपिक आएगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पे कौन सी है, कौन से बांध हैं, वो एक अलग टॉपिक होगा। ठीक है, तो इससे मिलते जुलते भी रहेंगे और हम इसको बहुत ही कंसेप्चुअली पढ़ेंगे। रिवर्स ऑफ इंडिया एक ऐसा टॉपिक है जिसमें दिमाग बहुत लगता है, तो ये आप ऐसा टॉपिक नहीं है जो कैजुअली पढ़ सकते हैं, वरना आप क्वेश्चंस फिर नहीं कर पाएंगे। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग वेट कर रहे होंगे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जब रिवर्स हम पढ़ते हैं तो काफ़ी इंटरेस्ट उसमें आता है, राइट। नदियों से हमारा एक सिर्फ एक वैसा रिश्ता नहीं है कि नदी कोई एक फिजिकल चीज़ है। नदियों की भारत में पूजा होती है, नदियों को माँ माना जाता है, कई बार नदियों से बहुत सारे त्यौहार जुड़े हैं। तो नदियों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है और उसी को देखते हुए ये वीडियो तैयार किया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको वो बता देता हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर, दूसरी हम नदी पढ़ेंगे गंगा और तीसरी नदी पढ़ेंगे यमुना। तो बस इस वीडियो में ये 3 नदियां हम पढ़ेंगे। फिर कुछ 10-15 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन करने हैं और कंसेप्ट्स पे आपको ध्यान देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा नोट नहीं करनी है चीज़ें। आप जानते हैं इस वीडियो का PDF आपको दे दिया जाता है, साथ में क्रक्स दे दिया जाता है, सब कुछ तो आपको मिल जाता है बैठे बैठे। तो आपको ध्यान देना है समझने पे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सेरिब्रल टॉपिक है, काफ़ी दिमाग वाला टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले शुरू करते हैं इंडस नदी। देखो, एक तो पहले ये समझो आपकी उत्तर भारत की नदियां जो हैं और दक्षिण भारत की नदियां हैं, उनमें डिफरेंस क्या है। अगर मैं आपको यहाँ पे मैप में दिखाऊं, जैसे मान लेते हैं कि हम गंगा नदी की बात करते हैं या फिर हम यमुना नदी की बात करते हैं, तो नॉर्थ इंडिया की नदियों में और साउथ इंडिया की नदियों में क्या फ़र्क है। साउथ इंडिया मतलब महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है, रफली। तो एक फ़र्क ये है कि नॉर्थ इंडिया की जो नदियां हैं ये पूरे साल बहती हैं, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि ये पेरेनियल रिवर है। और पूरे साल बहने का कारण क्या है, क्योंकि ये नदियां जो है ये हिमालय से निकलती हैं। नॉर्थ इंडिया की नदियां, चाहे वो गंगा हो चाहे वो यमुना हो, ठीक है, तो ये सब हिमालय से निकलती हैं। तो हिमालय की जब बर्फ पिघलती है, जब बर्फ पिघलती है तो ये नदियां बनती हैं और बर्फ पूरे साल पिघलती है, बर्फ पूरे साल पिघलती है। हाँ, पानी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पानी पूरे साल रहता है। ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की नदियों में, वो है ये। दक्षिण भारत की अगर बात करें, दक्षिण भारत में, पूरे दक्षिण भारत में सिर्फ एक नदी है जिसमें पानी पूरे साल रहता है। वो कौन सी है? वो है कावेरी। वो है कावेरी। सिर्फ कावेरी पूरे दक्षिण भारत में एक नदी है जिसमें पानी पूरे साल बहता है। उसके अलावा बाकी नदियों में या तो वो सूख जाती हैं, ठीक है, पूरे साल पानी नहीं रहता। इसका रीजन क्या है? साउथ की नदियों में पानी पूरे साल क्यों नहीं रहता? तो इसका रीजन ये है कि साउथ की नदियां जो हैं वो डिपेंड करती हैं मॉनसून्स के ऊपर, डिपेंड करती हैं कई बार, ठीक है। और यहां पे बर्फ तो होती नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं साउथ के जो पहाड़ हैं उन पे बर्फ नहीं होती, उनकी ऊंचाई बहुत कम है, लेकिन हिमालय जो हैं उन पे तो हमेशा बर्फ रहती है। तो साउथ की बहुत सारी नदियां मॉनसून्स पे या जो दूसरे प्रेसिपिटेशन के सोर्सेज हैं उन पे निर्भर करती हैं। क्लियर? तो ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो नॉर्थ इंडिया की नदियां हैं, खासतौर पर मैं गंगा, यमुना, इंडस, सतलुज, इन सब की बात कर रहा हूं, ये नॉर्थ इंडिया की जो या हिमालयन नदियां हैं जिन्हें बोलते हैं, ये हिमालय के बनने से पहले भी थी, ठीक है ना।
यानी कि कहने का मतलब ये है, देखिए अब अगर आपने मेरा माउंटेन्स वाला टॉपिक पढ़ा है तो आप जानते हैं हिमालय हैं, राइट, हिमालय। तो हिमालय और ऊपर ट्रांस हिमालयाज हैं। तो हिमालय बने उससे पहले से ये नदियां थी, क्लियर, उससे भी पहले से थी। उनका उस वक्त स्रोत अलग था, जब दुनिया ने, जब इंडो प्लेट थी और यूरेशियन प्लेट मिली तब हिमालयाज बने हैं, राइट। इंडिया की जो प्लेट थी पहले और जो यूरेशियन प्लेट थी और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, जब वो प्लेट मिली तब हिमालयाज बने। उनसे पहले से नदियां बह रही हैं, बाद में बस इनका स्रोत बदल गया, लेकिन नदियां पहले से थी। तो ये जो नदियां हैं इनके ऊपर फिर हिमालयाज बने। इसलिए आप देखेंगे ये नदियां पहाड़ों में से अपना रास्ता बना के बहती हैं, यानी कि गॉर्ज होते हैं। गॉर्ज मतलब होता है पहाड़ों के अंदर बहुत बड़े बड़े छेद होते हैं, सुरंगें होती हैं प्राकृतिक, जिनमें से नदियां बहती हैं। तो चाहे वो इंडस नदी हो, चाहे वो सतलुज नदी हो, ये गॉर्ज बनाती है, इनके बहुत बड़े बड़े गॉर्ज होते हैं, ठीक है। चाहे वो यमुना नदी हो, राइट। लेकिन साउथ की जो नदियां हैं ये सिर्फ ढलान के हिसाब से बहती हैं, जहां पे ढलान है उस तरफ ये बहती हैं। तो अगर मैं साउथ की नदियां देखूं, हालांकि हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे साउथ इंडिया वाले उसमें, तो साउथ की नदियां जो हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा पेनिनसुलर टिल्ट है, टिल्ट मतलब ये हमारा पेनिनसुला है, जमीन का वो हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, जमीन का वो हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, हम उसे बोलते हैं पेनिनसुला, हम उसे बोलते हैं पेनिनसुला। तो पेनिनसुला हमारा जो टिल्ट है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है। अब अगर आप एक बर्तन है उसे थोड़ा सा झुका दें, तो जिस तरफ झुकाएंगे उस तरफ नदियां, उस तरफ पानी गिरेगा। आपने एक बर्तन में, मान लीजिए ये बर्तन है कोई, आपने इसमें पानी भर दिया पूरा। अब इस बर्तन को आप इस तरफ झुकाएंगे तो इस तरफ पानी गिरेगा, इस तरफ झुकाएंगे तो इस तरफ पानी गिरेगा। तो हमारा पेनिनसुलर इंडिया इस तरफ टिल्टेड है थोड़ा सा, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे सारी नदियां जो हैं उनका उद्गम, यानी वो जहां से ओरिजिनेट करती हैं, ज्यादातर वो ओरिजिनेट करती हैं इस एरिया से, यानी कि वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया से। लेकिन वो यहां नहीं गिरती, वो गिरती हैं इतनी दूर जाके पूरा ऐसे यहां पे बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि हमारा पेनिनसुलर टिल्ट बंगाल की खाड़ी की तरफ है, क्लियर। अब लेकिन आप कहेंगे कि फिर नर्मदा और तापी जो नदियां हैं वो इस तरफ क्यों गिरती हैं, यानी कि अरब सागर में क्यों गिरती हैं जब टिल्ट इस तरफ है? उसके अलग कारण है, वो एक एबरेशन है, वो रिफ्ट वैलीज में बहती हैं, इसलिए इस तरफ गिरती हैं। घाट रिफ्ट वैली होती हैं, रिफ्ट वैली जैसे पहाड़ की घाटी होती हैं, वो उनमें फ्लो करती हैं, इस वजह से वो फैल नहीं पाती। तो जिस तरफ रिफ्ट वैली की डायरेक्शन है वो उस तरफ बहती हैं, और उसको हम आगे जाके डिटेल में कवर करेंगे। तो इस तरह से हम छोटे छोटे जो कंसेप्ट्स हैं उनको हम कवर करेंगे कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग कौन सी है, नदी का लेफ्ट बैंक क्या होता है, नदी का राइट बैंक क्या होता है, राइट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया के रिवर्स की, और उसमें पहली है सिंधु नदी। देखो मैप से चीजें आसान हो जाएंगी। अब हिमालयाज आपको पता है कहां पे हैं, राइट। ये हिमाचल है, ये उत्तराखंड है, तो ये मैं हिमालयाज बना देता हूं रफली। हिमालयाज भी तीन तरह के होते हैं, ग्रेट हिमालयाज, मिडल हिमालयाज और आउटर हिमालयाज। मिडल वालों को हम लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं, और बाहर वालों को हम शिवालिक बोलते हैं। तो यहां हम उनमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो हम माउंटेन्स ऑफ इंडिया में डिटेल में कवर कर चुके हैं। अब ये हिमालयाज हो गए रफली, और हिमालयाज के ऊपर जो पहाड़ बच गए उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज तीन तरह के होते हैं, ठीक है। तो उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं कैलाश। तो ये जो मैं अभी बना रहा हूं, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ग्रीन कर देता हूं। चलिए, ये ग्रीन कलर के जो पहाड़ हैं ये हैं कैलाश। कैलाश के पहाड़ जो भगवान शिव का घर माने जाते हैं। और कैलाश के पहाड़ों में ही एक मानसरोवर है जिसे हम बोलते हैं कैलाश मानसरोवर, जो एक तालाब है। और यहीं तालाब के पास से तीन नदियां निकलती हैं। यहीं तालाब के पास से तीन नदियां निकलती हैं। एक है सिंधु नदी जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यह सिंधु नदी है। दूसरी है सतलुज, और तीसरी जो है वो है ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा, इसको हम एक बार कैलाश मानसरोवर मान लेते हैं। तो ये निकल गई सिंधु नदी जो ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि नॉर्थ की तरफ जा रही है और वेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। नॉर्थ ऊपर होता है और वेस्ट हमारे लेफ्ट में होता है, ठीक है। तो ये नॉर्थ की तरफ जा रही है और वेस्ट की तरफ जा रही है। फिर ये भारत को क्रॉस कर रही है, यहां पे ये पूरा भारत को क्रॉस कर रही है, और फिर ये मतलब पूरा कश्मीर को क्रॉस कर रही है, ऊपर नॉर्थ कश्मीर। और अब क्योंकि लद्दाख हो गया तो हम बोलेंगे लद्दाख। तो लद्दाख पूरा क्रॉस करके फिर ये
कश्मीर होते हुए पाकिस्तान चली जाती है और पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करके ये गिर जाती है अरब सागर में। क्लियर? पूरी की पूरी जो है ये अरब सागर में गिर जाती है। तो हम एक एक करके देखते हैं। पहले सिंधु नदी पे बात करते हैं। तो सिंधु नदी पे मैंने ये एक कैलाश के पहाड़ बना दिए हैं। ये कैलाश मानसरोवर है। तो कैलाश मानसरोवर के पास से ये निकली सिंधु नदी। अब इसको ध्यान से देखिए, सिंधु नदी को, ये तिब्बत है, राइट? ये जो एरिया है ये तिब्बत है। आजकल ये चाइना का पार्ट है तो हम बोलेंगे चाइना है, बट आप तिब्बत बोल सकते हैं। अब ये सिंधु नदी ऊपर की तरफ गई, यानी कि नॉर्थ की तरफ जा रही है, और ये वेस्ट की तरफ जा रही है। फिर ये भारत में एंटर करती है और फिर ये पूरा लद्दाख को क्रॉस करते हुए, कश्मीर को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान चली जाती है। और आप देख सकते हैं ये नदी कितनी बड़ी है। अब ये नदी किसकी है? क्योंकि निकली तो ये तिब्बत से, यानी चाइना से, फिर ये गई इंडिया में, फिर ये गई पाकिस्तान में। क्या हम ये बोल सकते हैं कि सिंधु नदी भारत की है? नहीं। देखिए, जनरल कन्वेंशन ये है कि नदी का ज्यादातर पार्ट जिस कंट्री में होता है हम कहते हैं उस देश की नदी है। यानी हम अगर आज की बात करें तो क्योंकि सिंधु नदी का मैक्सिमम पार्ट पाकिस्तान में है, आप देख सकते हैं इसका जो बेसिन एरिया है जहां ये ड्रेन करती है वो ज्यादातर पाकिस्तान में है, तो हम कहेंगे ये पाकिस्तान की नदी है। ये नदी काफी लंबी है, गंगा से भी लंबी है सिंधु नदी। तो अगर मैं पूछूं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे? गंगा। सिंधु नहीं। गंगा से लंबी तो ब्रह्मपुत्र भी है, लेकिन ब्रह्मपुत्र भी भारत की नदी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का ज्यादातर पार्ट तिब्बत में है। अब ये कैलाश मानसरोवर ये रहा। कैलाश मानसरोवर से एक तो सिंधु नदी निकल गई, ठीक है, एक निकल गई यहां से सतलुज नदी जो फिर भारत आएगी, और एक ये पीछे की तरफ बहेगी चीन के अंदर ही, यानी तिब्बत के अंदर ही, और फिर ये घूम के भारत आएगी। ये है ब्रह्मपुत्र। तो कैलाश मानसरोवर के पास से, हालांकि जगह अलग अलग है, लेकिन कैलाश मानसरोवर के पास से 3 नदियां निकलती हैं। एक जो ऊपर और पश्चिम की तरफ जाती है जो है सिंधु नदी, एक जो भारत आती है शिपकिला पास से निकल के सतलुज नदी, और एक है जो पीछे की तरफ यानी तिब्बत में ही फ्लो करती है भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पैरेलल, और फिर ये घुसती है अरुणाचल में। ये है ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर? तो इंडस नदी आपको यहां तक क्लियर है कि इंडस नदी का जो रूट है वो क्या है। एक बार रूट क्लियर हो गया तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी। और सिंधु नदी के किनारे आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पनपी, क्योंकि पहले के लोग क्या थे, नदियों के पास ही बस जाते थे। तो सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, लोथल, बहुत सारे ऐसे टाउन्स हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा रहे। नेक्स्ट, अब देखो सिंधु नदी जो है इसमें वैसे तो बहुत सारी नदियां मिलती हैं, क्योंकि सिंधु नदी इतनी लंबी है तो ऑब्वियसली छोटी बड़ी हर तरह की नदियां मिलती हैं। तो कुछ छोटी नदियां भी इंपॉर्टेंट हैं, कुछ बड़ी नदियां भी इंपॉर्टेंट हैं। अगर बड़ी नदियों की बात करें, जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो यहां पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो झेलम है, चेनाब है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। और ये सारी की सारी जो 5 नदियां हैं ये अल्टीमेटली जाके सिंधु में मिल जाती हैं, अल्टीमेटली जाके सिंधु नदी में मिल जाती हैं। और इनमें एक इंडस वाटर ट्रीटी हमने साइन करी थी पाकिस्तान के साथ, इंडस वाटर ट्रीटी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये सबसे ऊपर वाली जो नदी है ये है इंडस। क्लियर? ये है इंडस। फिर है झेलम, झेलम के नीचे है चेनाब। ऊपर वाली 3 नदियां जो हैं इनका जो पानी है वो इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान। जो संधि हुई थी वो ये थी कि ये ऊपर वाली, यानी कि ये हो गई सबसे ऊपर इंडस, फिर ये हो गई झेलम और ये हो गई चेनाब। तो इंडस, झेलम और चेनाब इनका पानी इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान, और जो नीचे वाली 3 है यानी कि रावी, ब्यास और सतलुज, इनका पानी इस्तेमाल करेगा इंडिया। इसको बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। 1960 में साइन हुई थी। नदियों को लेकर लड़ाई थी तो वर्ल्ड बैंक बीच में आ गया, विश्व बैंक, उसने ये मध्यस्थता कराई, मॉडरेशन कराया, और फिर जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने ये साइन करी थी। ऊपर वाली 3 नदियों का पानी पाकिस्तान का, नीचे वाली 3 नदियों का पानी भारत का। यहां पे थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूं इसे कि ये नदियां किस तरह से फ्लो करती हैं। इसमें बिल्कुल क्लियर है। इंडस हो गई, राइट। फिर ये जो है ये झेलम है। तो इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे डिटेल में। फिर चेनाब है, रावी है, ब्यास है और फिर ये सतलुज है। तो सिंधु नदी के बारे में शुरू करते हैं। सिंधु नदी जो है
इसके अराउंड इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता पनपी, नंबर 1। कई बार यह भी बोला जाता है कि भारत को जो नाम मिला है इंडिया, वो इंडस नदी से मिला है। इंडिया को, भारत को जो नाम मिला है इंडिया, वो इंडस नदी से मिला है। यह नदी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बहती है, जैसा मैंने आपको मैप पे दिखाया था, राइट। यह नदी उत्तर और पश्चिम की तरफ बहती है। और फिर इसका सोर्स क्या है? ये कैलाश के पहाड़ हैं तिब्बत में, लेक मानसरोवर के नियर ग्लेशियर, यानी कि जो हिमनद है। हिमनद, ग्लेशियर क्या होते हैं? जमी हुई बर्फ को, जो पहाड़ों की जमी हुई बर्फ है जो बाद में पिघल जाती है और नदी बनाती है, उसे हम ग्लेशियर बोलते हैं, हिमनद बोलते हैं। तो इसका अगर एक वर्ड में पूछा जाए इंडस नदी का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, तो कैलाश के पहाड़ लेक मानसरोवर के पास। यह नदी लगभग 2900 किलोमीटर है, तो गंगा से ज्यादा लंबी है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर मानी जाती है जनरली, ज्यादातर बुक्स 2525 कहती हैं। ज्यादातर, आधे से ज्यादा इस नदी का जो ड्रेनेज एरिया है वो पाकिस्तान में है, राइट। और जम्मू कश्मीर में जब ये घुसती है तो लद्दाख और जंस्कार रेंजेस के बीच में फ्लो करती है। लद्दाख रेंज और जंस्कार रेंज के बीच में फ्लो करती है। अच्छा, यह तो मैंने आपको बताया था कि इंडस नदी में 5 नदियां तो बहुत बड़ी मिलती हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, लेकिन कुछ छोटी नदियां भी मिलती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जब ये जम्मू कश्मीर में होती है, यानी लद्दाख में होती है, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में, तो इसमें एक नदी मिलती है शोक नदी, क्लियर। तो गिलगिट नदी, गरतंग, द्रास नदी, शिगार, हुंजा, ये सारी की सारी जो हैं ये हिमालयन ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की। हिमालयन ट्रिब्यूटरी मतलब हिमालय के पहाड़ों के अंदर, ठीक है, हिमालय या ट्रांस हिमालयाज के अंदर जो मिलती हैं ये वो नदियां हैं। और 5 बड़ी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो कौन कौन सी नदियां हैं जो इंडस में आपको याद रखनी है, जो मिलती हैं? सबसे पहली है शोक नदी। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूं, गिलगिट नदी, शोक नदी, गिलगिट नदी, शोक नदी, शिगार और द्रास नदी। द्रास नदी जो कारगिल में फ्लो करती है। तो यहां तक आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इंडस नदी के बारे में कंप्लीट। एक बार फटाफट रिपीट कर देते हैं। इंडस नदी जो है वो कैलाश मानसरोवर से निकली, ठीक है, उसके बाद उत्तर और पश्चिम की तरफ मुड़ी, फिर ये भारत में गई। भारत में इसमें आप देख भी सकते हैं, यहां पे ये नदी मिली शोक नदी, ये शोक नदी मिली है। फिर इसके अंदर यहां पे फिर ये फ्लो करती गई और इस तरह से ये इंडस नदी पूरा फ्लो करती है। अब इसमें यहां पे कुछ नदियां दिख भी रही हैं, जैसे ये जंस्कार है और ऊपर लद्दाख है, तो जंस्कार और लद्दाख के बीच में फ्लो कर रही है, राइट। जंस्कार और लद्दाख जो है उसके बीच में ये फ्लो कर रही है। और ये शोक नदी जो है, शोक के अंदर एक ये छोटी सी नदी आके मिल रही है। ये कौन सी नदी है? ये है नुब्रा नदी। आपने सियाचिन ग्लेशियर सुना होगा, तो सियाचिन ग्लेशियर जब पिघलता है, ग्लेशियर मतलब हिमनद है तो पिघलेगा और पिघलेगा तो नदी बनेगी। तो सियाचिन ग्लेशियर जब पिघलता है तो कौन सी नदी बनती है? नुब्रा नदी। और ये नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बनती है। ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। और फिर नुब्रा नदी मिल जाती है शोक में, ये शोक है, ये नदी शोक है, और शोक मिल जाती है फिर इंडस में, क्लियर। और साथ में शिगार, ये ऊपर से एक छोटी सी नदी आ रही है गिलगिट, ये भी इंडस में मिल रही है यहां पे, तो ये गिलगिट नदी भी मिल रही है इसमें। और शिगार, द्रास, शोक, ये सारी नदियां इसमें मिल रही हैं। और अब हम बढ़ते हैं आगे, यानी अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं झेलम के साथ। अब झेलम को ध्यान से देखिए। झेलम श्रीनगर के पास, ये कश्मीर वैली है, कश्मीर वैली बोलते हैं इसे। तो कश्मीर वैली में एक जगह है वेरीनाग, VERINAG, वेरीनाग से ये नदी निकलेगी झेलम। मैं इसका रूट आपको दिखा देता हूं, यहां पे एकदम क्लियर हो जाएगा। ये है झेलम नदी। अगर मैं पूछूं ये श्रीनगर है, ये जो है ये श्रीनगर है, तो श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे है? अब आप समझ गए, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। तो झेलम नदी श्रीनगर के पास जो कश्मीर वैली है वहां पे वेरीनाग से निकलती है। फिर ये पश्चिम की तरफ मुड़ती है, ये पश्चिम है, ठीक है, ये जो है ये पश्चिम है। तो ये पश्चिम की तरफ मुड़ती है और पश्चिम की तरफ मुड़कर ये यहां पहुंचती है लगभग इस जगह। यहां से फिर ये एकदम शार्पली नीचे आती है, यानी साउथ टर्न ले लेती है, साउथ और वेस्ट, और फिर ये वेस्ट फ्लो करते करते ये जाके यहां पे छेनाब से मिल जाती है। ये छेनाब है, ठीक है, छेनाब से मिल जाती है,
क्लियर हो गया एकदम। तो झेलम नदी के बारे में देखते हैं। झेलम नदी जो है इसको संस्कृत में वितस्ता बोला जाता है, संस्कृत में वितस्ता बोला जाता है। और झेलम नदी के अंदर एक नदी आकर मिलती है जो है नीलम नदी। नीलम नदी जिसको किशन गंगा नदी भी बोलते हैं। आपने किशन गंगा प्रोजेक्ट सुना होगा जो यहां पे बन रहा है, रनिंग वाटर प्रोजेक्ट है किशन गंगा प्रोजेक्ट, तो वो नीलम नदी पे बन रहा है या किशन गंगा नदी पे बन रहा है। और नीलम नदी जाके मिल जाती है झेलम में, झेलम जाके मिल जाती है चेनाब में, और झेलम और चेनाब रावी के साथ भी, फिर रावी भी चेनाब में मिल जाती है, और ये फिर तीनों मिल जाती है इंडस में। क्लियर। तो झेलम डायरेक्टली इंडस में नहीं मिलती, झेलम जो है वो चेनाब में मिलती है। अच्छा, झेलम और चेनाब का मिलन कहां पे हो रहा है? यहां पे डायग्राम में देखिए, डायग्राम में ये झेलम आ गई और ये चेनाब आ गई। ये जगह कौन सी है जहां मिलन हो रहा है? इसको बोलते हैं ट्रिमू। ट्रिमू, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि झेलम और चेनाब का मिलन कहां पे होता है? ट्रिमू में होता है। और झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? नीलम नदी या किशन गंगा नदी, वैरीनाग से निकली। अच्छा, झेलम का ही पानी वूलर लेक में जाता है। वूलर लेक भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा लेक है, याद रखिए। वूलर लेक मीठे पानी का सबसे बड़ा लेक है भारत में। तो वूलर लेक के पास से फिर ये नीचे की तरफ गई, यानी कि साउथवर्ड गई, और फिर ये बारामूला और पीर पंजाल के पहाड़ों को क्रॉस करते करते ये पहुंच गई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की कैपिटल है मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद के बाद से ये साउथ की तरफ आ गई। मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं, यहां पे देखिए आप, इनफैक्ट मेरे पास एक डायग्राम और है, ये वाला ज्यादा अच्छा है। तो इसमें आप यहां पे देख सकते हैं झेलम नदी जब निकली, ये फिर पाकिस्तान की तरफ जा रही है। अब यहां से ये मुजफ्फराबाद है, ये जो मैंने सर्कल करा ये मुजफ्फराबाद है। मुजफ्फराबाद से फिर ये दक्षिण की तरफ आ गई और फिर ये पाकिस्तान घुस गई। क्लियर। मुजफ्फराबाद जो है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की राजधानी है। और उसके बाद ये चली गई पाकिस्तान, लेकिन डायरेक्टली नहीं गई। बीच में अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये पहले ही यहां कहीं ट्रिमू से ये पहले चेनाब में मिल जाती है, और फिर इनमें रावी भी मिल जाती है, तो ये फिर आगे पाकिस्तान चली जाती है। यहां तक आई सपोज अब कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं चेनाब पे। अच्छा, ये जो 5 नदी मिल रही है इंडस में, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी है चेनाब। चेनाब इज द बिगेस्ट। तो चेनाब का दूसरा नाम है असिकनी, इसे असिकनी बोलते हैं। चेनाब नदी ये निकलती कहां से है? ये निकलती है लाहौल स्पीति, जो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में देखिए ऐसे है, हिमाचल प्रदेश में 2 तालाब हैं। 2 तालाब हैं। कौन कौन से तालाब हैं? एक तालाब है जिससे निकलती है चंद्र नदी, यानी आप उसको चंद्र ताल बोल सकते हैं, और एक भागा नदी, ये निकलती है सूर्यताल से। तो भागा नदी निकलती है सूर्यताल से और चंद्र नदी निकलती है चंद्रताल से। और ये चंद्रताल है या ये सूर्यताल है। एक का नाम चंद्रमा के नाम पे, एक का नाम सूर्य के नाम पे है, चंद्रताल, सूर्यताल। चंद्रताल से कौन सी नदी निकली? चंद्र। सूर्यताल से कौन सी निकली? भागा। और दोनों मिल गई तो इन्होंने नदी बना दी चंद्रभागा। अब अगर मैं आपसे पूछूं भारत में किस नदी को हम चंद्रभागा बोलते हैं, तो आंसर है चेनाब को। क्योंकि चेनाब नदी कैसे बनी? चेनाब नदी 2 नदियों के मिलने से बनी। एक तो नदी है चंद्रताल से निकलने वाली चंद्र नदी, और दूसरी है भागा नदी। क्लियर। अच्छा, चंद्र और भागा का मिलन कहां पे होता है? यह केलोंग के पास एक जगह है, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति कहां है? लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। तो यहां पे फिर चंद्रभाग बन गई, यानी चेनाब बन गई। क्लियर। अब मैप पे अगर हम चेनाब को देखेंगे, मैप पे बड़ा आसान है, ये देखिए, ये इसका जो अगर हम उद्गम ट्रेस करें, ये चेनाब नदी है यहां, तो ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति से 2 नदियों के मिलने से चंद्र और भाग बनी चेनाब। फिर ये पश्चिम की तरफ आ रही है, पश्चिम की तरफ आ रही है, पश्चिम की तरफ आ रही है, और ये फिर ट्रिमू में झेलम से मिल जाती है। ट्रिमू में झेलम से मिल जाती है। और अगर आप देखें तो रावी नदी भी इसके दक्षिण में बह रही है, और ये भी चेनाब में आके मिल जाती है। क्लियर। तो चेनाब के बारे में एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। अब चेनाब पे बहुत, क्योंकि चेनाब इतनी बड़ी नदी है, सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है 5 में वो चेनाब है। तो चेनाब
पे बहुत सारे डैम बने हुए हैं, देख सकते हैं आप कितने सारे हैं। बस नाम याद रखने हैं, इनको हम डिटेल में करेंगे जब हम रिवर्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट करेंगे। सलल डैम, दुलहस्ती, पाकुल डैम, रेटले बोलते हैं, रेटले डैम, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और क्वार। कीरू, क्वार, रटले, पकल डुल और दुलहस्ती और सलाल, ये सारे के सारे ज्यादातर इनमें से किश्तवाड़ में है। इनमें से 6 में से 5 तो किश्तवाड़ में है और एक है रईसी में। क्लियर। अब हम आते हैं तीसरी नदी पे जो है रावी। तो रावी नदी को पहले हम मैप पे देख लेते हैं। यहां पे ये देखिए, रावी नदी को मैं लोकेट कर देता हूं, ये बहुत आसान है। ये रावी नदी है और अब तक हम झेलम कवर कर चुके हैं, तो भाई झेलम ये रही। चेनाब कवर कर चुके हैं, ये चेनाब रही, दोनों मिल गई ट्रिमू में। फिर ये रावी भी इनमें आके मिल गई। यानी ऊपर की ये जो 5 में से ऊपर वाली 3 हैं, ये एक साथ मिलती हैं और फिर ये जाके इंडस में समा जाती हैं। क्लियर। अभी हमने ब्यास और सतलुज को नहीं छेड़ा है, यहां ये समझिए। अभी हम सिर्फ ऊपर वाली 3 की बात कर रहे हैं। अब इसमें देखिए, रावी जो है, रावी नदी निकलती कहां से है? ये रोहतांग पास के नियर से निकलती है। जब आप मनाली से लेह जाते हैं, मनाली हिमाचल प्रदेश में है और लेह लद्दाख में है, तो आप हिमाचल प्रदेश जो है वहां से जब आप लद्दाख जाएंगे तो रास्ता है, उस रास्ते पे 2 पास आते हैं। एक का नाम है रोहतांग पास और दूसरे का नाम है बारा लाचा ला पास। बारा लाचा ला पास, ठीक है। तो ये कहां से निकलती है? रोहतांग पास के नियर से निकलती है। इसका पुराना नाम है पुरुषनी या इरावती। पुरुषनी या इरावती। जब ये रोहतांग पास के पास से निकल जाती है, फिर ये हिमाचल प्रदेश में ही थोड़ा सा फ्लो करती है आगे। फिर ये पहुंचती है बाराबंग धौलाधार रेंज में। ये बाराबंग जो जगह है, ये आपने एक जगह का नाम सुना है, बीर बिलिंग। ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट सुना होगा आपने। तो वहां पे है एडवेंचर स्पोर्ट्स, यानी साहसी पर्यटन के लिए मशहूर है ये जगह। वहां पहुंचती है ये, फिर वहां से ये आगे फ्लो करती है पश्चिम की तरफ। अब तक कोई डाउट आपको, मेरे को लगता नहीं होना चाहिए। हमने इंडस देख ली है, झेलम देख ली है, चेनाब देख ली है और हमने रावी भी देख ली है। अब हम आ जाते हैं ब्यास और सतलुज पे। तो नेक्स्ट नदी है ब्यास। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ब्यास से। ब्यास नदी के किनारे एक मशहूर आश्रम भी है, राइट, जो राधा स्वामी आश्रम जिसे बोलते हैं। आपने ब्यास आप गए होंगे या सुना होगा, राधा स्वामी जो फेथ है, उनका जो आश्रम है वो यहीं पर है, ब्यास नदी के किनारे। अच्छा, ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है? ब्यास नदी का पुराना नाम है विपस या अर्गिकिया। अर्गिकिया, विपस या अर्गिकिया। तो ब्यास नदी कहां से निकलती है? ये भी रोहतांग पास से निकलती है। ये भी रोहतांग पास से निकलती है और काफी ऊंचाई से निकलती है। ये 4000 मीटर की हाइट वहां से निकलती है और फिर ये जो पीर पंजाल के पहाड़ हैं उनके अराउंड फ्लो करती है। बिल्कुल रावी नदी के पास से ही इसका उद्गम होता है। यहां पे आप मैप में भी अप्रिशिएट कर पाएंगे। ये देखिए, ये मैं रावी नदी को एक बार ट्रेस कर रहा हूं और ये मैं ब्यास नदी को ट्रेस कर रहा हूं। ये ब्यास आ गई, तो बहुत पास से निकल रही है। ये देखिए, बहुत पास है इनका उद्गम, दोनों ही रोहतांग पास से निकलती हैं। तो ये, और फिर बस फर्क इतना है, ऊपर वाली यानी जो रावी है ये चेनाब में मिल जाती है और ब्यास है वो सतलुज में मिल जाती है। तो ब्यास नदी में एक खास तरह की डॉल्फिन पाई जाती है जो पूरे भारत में किसी और नदी में नहीं पाई जाती। उसको बोलते हैं इंडस डॉल्फिन। उसको बोलते हैं इंडस डॉल्फिन। याद रखिए, यह डॉल्फिन पूरे भारत में सिर्फ एक नदी में मिलती है, वो है ब्यास नदी। तो ये उसके बाद धौलाधार रेंज में फिर क्रॉस करती है उसे और ये साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में चलती जाती है। फिर ये सतलुज नदी में मिलती है हरिके में। आपने हरिके वेटलैंड सुना होगा, हरिके लेक रामसर साइट है भाई पंजाब में। हरिके लेक, रोपड़ लेक, कंजली लेक, ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट। तो हरिके में मिलन किसका होता है? हरिके में मिलन होता है ब्यास और सतलुज का। इस पे एक डैम भी बना है ब्यास नदी पे जिसका नाम है पौंग डैम। पौंग डैम को ब्यास रिवर डैम भी बोलते हैं। अब हम इसको एक बार मैप पे दोबारा देखते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये ब्यास नदी रोहतांग से निकली, फिर ये नीचे से सतलुज आ रही है, ठीक है। सतलुज कहां से आती है? सतलुज तो भारत से आती भी नहीं, सतलुज तो तिब्बत से आती है। मैंने कहा था मानसरोवर के पास से, तो इसलिए ये नदी इतनी लंबी आपको यहां दिख रही है क्योंकि ये तिब्बत है। तो सतलुज नदी
अभी हम देखेंगे। सतलुज नदी कैलाश मानसरोवर से भारत आ गई, शिपकिला पास के अंदर से निकल के, और फिर ये आके ब्यास और सतलुज का मिलन हो गया। अच्छा, ब्यास और सतलुज का मिलन कहां पे हुआ? ब्यास और सतलुज का मिलन हुआ हरिके लेक में। हरिके लेक, ये अपने आप में एक अच्छा सवाल है। चलिए, और आखिरी नदी सतलुज। सतलुज हम देख चुके हैं, ये तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के झील के पास से निकली, और मानसरोवर से 2 नदियां और निकली हमारे काम की, इंडस और ब्रह्मपुत्रा। अब आप समझे मानसरोवर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हिंदू धर्म में? एक तो कैलाश के पहाड़ों पे भगवान शिव का घर है, दूसरा मानसरोवर से नदियों का उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और सतलुज। अब ये नदी ने क्या किया, फिर नॉर्थ और वेस्ट सेम, उत्तर की तरफ थोड़ा सा और पश्चिम की तरफ आएगी, और फिर ये शिपकिला पास के अंदर से निकल के ये भारत आ जाएगी। और सतलुज भी बहुत बड़ी नदी है, सतलुज पे भी कई सारे डैम हैं। इनमें जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है भाखड़ा, करचम वांगटू और नाथपा झाकड़ी। फिर ब्यास से मिली कहां पे? हरिके पे। अच्छा, ये फिर काफी आगे तक जाती है, पाकिस्तान बॉर्डर तक जाती है। तो फजिल्का जो है पंजाब में, ये पाकिस्तान बॉर्डर पे, वहां तक लगभग ये जाती है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये भी फ्लो करती है। क्लियर? तो मेरे को लगता है अब हमने इंडस नदी पूरी अच्छे से कवर कर ली है, कोई भी डाउट अब आपको नहीं होना चाहिए। अगर मैं 30 सेकंड के अंदर ओवरव्यू दे दूं, ये कैलाश मानसरोवर के पहाड़, ठीक है, इंडस निकली, नॉर्थ और वेस्ट में फ्लो करी, फिर इंडस में कई नदियां मिल गई, जैसे कि शोक नदी के अंदर एक नदी मिलती है, नुब्रा नदी, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से। तो शोक नदी, गिलगिट नदी, शिगार नदी, ये सब इंडस में मिल गई, और इंडस आराम से पाकिस्तान पहुंच गई। ठीक है, फिर बात करते हैं झेलम निकली श्रीनगर के पास से, जो कश्मीर वैली है, वेरीनाग से निकली, और झेलम अपने आके चेनाब में समा गई। चेनाब नदी फिर चंद्र और भाग 2 नदियों के मिलने से बनी चेनाब नदी, ये जो है आके झेलम में समा गई, ट्रिमू नाम की जगह पे मिल गई। फिर रावी रोहतांग पास के पास से निकली, फिर ये रावी भी इनमें समा गई, और ये तीनों मिलके फिर ये इंडस में समा गई। ब्यास भी रोहतांग पास के पास से निकली, फिर ये पश्चिम की तरफ गई और सतलुज में समा गई। इनका सतलुज नदी कैलाश मानसरोवर के पास से निकली, भारत आई शिपकिला पास को क्रॉस करके, और फिर ये आके ब्यास में समा गई, हरिके में, और फाइनली फिर ये इंडस में मिल गई। ठीक है। अच्छा, आप अगर ध्यान से देखें यहां पे एक चीज, वो जगह कौन सी है जहां पे ये 5 नदियां, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 5 इंडस में समा गई? ये जगह कौन सी है? इसको बोलते हैं मिथानकोट। क्या बोलते हैं इसे? मिथानकोट। यानी सिंधु नदी में 5 नदियां समा गई, उस जगह को क्या बोलते हैं? वो पॉइंट क्या है जहां पे 5 मिल चुकी हैं? वो है पाकिस्तान का मिथानकोट। और फिर ये इंडस नदी गिरी कहां? इंडस नदी कराची के नीचे। तो कराची में आपने एक बीच सुना है, क्लिफ्टन बीच। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि भैया क्लिफ्टन बीच कहां पे है? क्लिफ्टन बीच पर्यटन के लिए बहुत मशहूर है, कराची में है। कराची कोस्टल सिटी है, कोस्टल मतलब समुद्र के किनारे। तो अब ये पूरा पाकिस्तान को क्रॉस करके पहुंच गई कराची, और कराची अरब सागर के किनारे है। तो सिंधु नदी गिर कहां पे गई? यानी सिंधु नदी का मुहाना कहां पे है? सिंधु नदी का मुंह सिंधु नदी जाके मिल गई अरब सागर में, अरेबियन सी में। तो आई होप यहां पे आपका एकदम क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। मेरे को नहीं लगता इसमें कोई भी क्वेश्चन अब ऐसा है जो आप नहीं कर पाएंगे। अब हम आते हैं मां गंगा। मां गंगा ने बुलाया है, तो मैं अब मां गंगा को आपको पढ़ाना शुरू करता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग नदी है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं, और एक एक क्वेश्चन कवर कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी कैसे बहती है। अगर इतना पता चल गया तो फिर मेरे को लगता है मैप अगर दिमाग में एक बार बस गया तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए गंगा नदी, देखो ये राज्य पता है कौन सा है? ये राज्य, ये उत्तराखंड राज्य है, ये ऊपर हिमाचल है, पर अभी हम उत्तराखंड पे नजर डालेंगे। क्या हिमाचल में गंगा नदी बहती है? बिल्कुल नहीं, टच छूती भी नहीं, क्योंकि ये तो निकलती यहां से। ये क्या है, कौन सी जगह है ये उत्तराखंड का जिला है, जिसे हम उत्तरकाशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे? उत्तरकाशी। पर क्या जब उत्तरकाशी से निकलती है तभी हम उसे गंगा बोल देते हैं? जी नहीं, तब हम उसे बोलते हैं भागीरथी। एक्चुअली हमारी जो कहानियां हैं, हमारी जो पौराणिक कहानियां या माइथोलॉजी है, उसमें ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति था भागीरथ। तो भागीरथ फिर गया भगवान शंकर के पास और उन्होंने कहा आप अपनी जटाएं खोल दीजिए, यानी कि आप अपना जो बाल हैं, अपने केश हैं, उनको खोल दीजिए।
तो भगवान शंकर ने अपने बाल खोल दिए और जब बाल खोले तो फिर वो गंगा नदी धरती पे आ गई। तो भागीरथ लेकर आया तो भागीरथी हो गई। क्या क्या नाम हो गया उसका? भागीरथी। अभी हम उसे गंगा नहीं बोलेंगे, यानी कि यहां से जब नदी निकली तो हम उसे भागीरथी बोलेंगे, अभी मैं गंगा उसे नहीं कहूंगा। तो भागीरथी निकल गई। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक नदी अलकनंदा, उसके बाद एक नदी अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ से आती है, वो इसमें आके मिल गई। तो भागीरथी और अलकनंदा जब मिल गई तो बनी गंगा। यानी गंगा नदी कौन सी दो नदियों के मिलने से बनती है? जैसे चंद्र और भाग के मिलने से बनी छेनाब, वैसे ही भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनी गंगा। अब भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिल गई। कहां पे मिली? देवप्रयाग। जिस जगह पे मिली वो है देवप्रयाग। अब यहां पे आ जाओ, ये उत्तराखंड में बह रही है, बह रही है, बह रही है, बह रही है। अभी तो पहाड़ों में ही बह रही है। उत्तराखंड आप जानते हैं पहाड़ी है, लेकिन गंगा नदी जमीन पे पहली बार कहां पे आई? हरिद्वार। तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये होता है कि गंगा नदी जमीन पे यानी प्लेन्स में, मैदानी इलाके में पहली बार कहां पे आती है पहाड़ से उतर के? तो आंसर होगा हरिद्वार। हरिद्वार आ गई। अब उत्तराखंड किससे कटा था? उत्तर प्रदेश से कटा था, सन 2000 में कटा था। यूपी, जो यूपी से अलग होकर राज्य बना था उत्तराखंड। तो अगला ये स्टेट कौन सा है? ये इतना बड़ा विशाल, ये है, ये पूरा, ये है यूपी। ठीक है, ये बुंदेलखंड वाले इलाके पे हम नहीं जाएंगे, हम अभी ऊपर से देखते हैं यहां से। ठीक है, अब ये यूपी में एंटर करी। जब गंगा नदी यूपी में घुसती है तो कहां घुसेगी? ये तो पश्चिम यूपी है, नॉर्थ और वेस्ट। ठीक है, वेस्ट। तो ये बिजनौर। जब गंगा नदी, ये तो उत्तराखंड है, जब गंगा नदी उत्तराखंड से यूपी में आई तो गंगा नदी को हम ट्रेस कर रहे हैं मैप से। पहले उत्तराखंड में थी, उत्तराखंड में हमने क्या देखा कि गंगा नदी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से निकली। जब निकली तब हमने उसे भागीरथी कहा। भागीरथी में फिर एक नदी आके मिली अलकनंदा, और अलकनंदा जो है और भागीरथी देवप्रयाग में मिली, तो देवप्रयाग में बनी गंगा। फिर देवप्रयाग से वो नदी नीचे आई। नीचे मतलब क्या है? यहां पे दक्षिण और पूर्व की तरफ। यानी गंगा नदी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है? हमारे लेफ्ट हैंड में क्या होता है? वेस्ट होता है, तो ये वेस्ट है। हमारे राइट हैंड में क्या होता है? ईस्ट होता है, तो ये ईस्ट है। तो गंगा तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, क्योंकि ईस्ट की तरफ बह रही है, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसी तरह से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो मैंने आपको बताया था, ये हमारा साउथ इंडिया है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब ये कौन सी नदियां हैं? ईस्ट फ्लोइंग है कि वेस्ट फ्लोइंग है? ये भी तो ईस्ट है। बंगाल की खाड़ी ईस्ट में तो है, तो ये भी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, राइट। लेकिन नर्मदा, तापी, राइट, ये कौन सी नदियां हैं? ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम की तरफ बह रही हैं, वेस्ट की तरफ बह रही हैं। तो नर्मदा और तापी वेस्ट फ्लोइंग है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ये सारी की सारी जो है, यमुना, ये सारी की सारी ये ईस्ट फ्लोइंग है। तो गंगा में हम कहां पहुंच गए? हम यूपी में आ गए। उत्तर प्रदेश में जब घुसती है उत्तराखंड से, तो कहां, कौन से डिस्ट्रिक्ट में घुसती है? बिजनौर। बिजनौर, ये बिजनौर है। अब यूपी में तो बहुत लंबा जो है गंगा नदी का पूरा वो है एकदम, और बहुत सारे शहर इसके किनारे हैं, बहुत सारे। लेकिन जो एग्जाम में सबसे रेलेवेंट हैं, जैसे कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, राइट, ये सारे। तो अब ये यहाँ पे, ये मिर्जापुर, वाराणसी, ये यानी कि हम बुंदेलखंड पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे ये आ जाइए। अब यूपी, यूपी से बाहर निकलेगी। तो जब यूपी से बाहर निकलेगी तो कहां से निकलेगी? बलिया, बलिया, ठीक है, और घुस जाएगी बिहार में। फिर बिहार में बहुत सारे शहर हैं जो इसके किनारे हैं, भागलपुर है, पटना है, और बहुत सारे हैं। तो ये अब आगे बिहार में आ गई, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, बिहार में आ गई तो ये फिर बंगाल में आ गई। अब ये लेकिन बिहार और बंगाल में आई तो लेकिन इसने झारखंड को भी टच किया, झारखंड को सिर्फ टच किया। तो झारखंड में किस जिले को टच किया? झारखंड में सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है जिसको गंगा छूती है, वो है साहिबगंज। ये एक अपने आप में अच्छा सवाल है कि क्या गंगा नदी झारखंड में भी फ्लो करती है? तो आंसर है हां, करती है। झारखंड में भी फ्लो करती है, लेकिन सिर्फ एक ही जिले में फ्लो करती है, और वो कौन सा है? वो है साहिबगंज। तो झारखंड है कहां पे? ये बिहार है, ये नेपाल से लगता हुआ ये पूरा बिहार है, और ये नीचे झारखंड है, ये नीचे झारखंड है। क्लियर? ये झारखंड है।
और ये बंगाल है। मैं थोड़ा सा जगह बना देता हूं, ये देखिए, तो ये साहेबगंज को टच करती हुई बंगाल में आ गई। अब ये जो है ये बंगाल है, ये जो है ये बंगाल है, क्लियर। तो ये बंगाल में आ गई, साहेबगंज को छूते हुए बंगाल में, और बंगाल में फिर ये आई और उसके बाद डेल्टा बनाकर गिर गई बे ऑफ बंगाल में। यहां तक क्लियर है। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। यूपी में बिजनौर में आई, यूपी में ट्रेवल करी, बिहार में गई, झारखंड को छू के बंगाल में आई और बंगाल में डेल्टा बनाकर ये गिर गई बे ऑफ बंगाल में। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। क्यों? यहां पे देखिए कुछ हो रहा है। ये गंगा नदी में इसकी दो धाराएं बन रही हैं। तो यहां पे फरक्का बैरेज है, एक जगह है जिसको बोलते हैं फरक्का बैरेज बंगाल में, फरक्का बैरेज। तो मान लीजिए ये कोई नदी बह रही है, आपने उसका पानी अगर मोड़ना है या दो धाराओं में तोड़ना है तो यहां पे बैरेज लगा दिया जाता है। जो गंगा का पानी है वो थोड़ा सा इस तरफ आता है और थोड़ा सीधा चला जाता है। तो ये सीधा जा रहा है, ये गंगा नदी आई, एक तो इस तरफ मुड़ गई और एक सीधी चली गई। और ये जो कंट्री है ये कौन सा कंट्री है? ये है बांग्लादेश। तो गंगा बांग्लादेश में भी तो जा रही है। तो जब गंगा बांग्लादेश में घुस जाती है तो उसे कहा जाता है पद्मा। क्या कहा जाता है उसे? पद्मा। और जब गंगा नदी इस तरफ आ गई बंगाल में तो उसका पानी जो है वो चला गया हुगली नदी में। हुगली, कई लोग इसे भागीरथी हुगली भी बोलते हैं, लेकिन सिर्फ हुगली कहो तो भी ठीक है, गलत नहीं है। हुगली जिसके किनारे कोलकाता है। तो क्या हुगली कोई अलग नदी है या हुगली नदी गंगा की ही एक डिस्ट्रीब्यूटरी है? ये डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? देखो, गंगा नदी में अभी हम ट्रिब्यूटरी हमने देखी नहीं है गंगा की, गंगा में कौन कौन सी नदियां आके मिल रही हैं, लेकिन गंगा से जो पानी है, गंगा से जो पानी है वो हुगली नदी में जा रहा है, यानी गंगा का पानी कम हो रहा है ना। क्योंकि गंगा का काफी सारा, गंगा तो सीधी चली गई बांग्लादेश, गंगा तो बांग्लादेश चली गई, लेकिन थोड़ा पानी इस हुगली नदी में भी तो आ रहा है। तो गंगा का पानी कम कर रही है ये, यानी हम इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। एक होती है ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी जो गंगा का पानी जोड़ेगी, गंगा में पानी ज्यादा होगा तो एक ट्रिब्यूटरी जो है वो किसी भी नदी में पानी ज्यादा करती है, डिस्ट्रीब्यूटरी नदी का पानी कम करती है। अब अगर मैं कहूं, अब अगर आपको कोई कहे हुगली इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, क्या ये सेंटेंस ठीक है? क्या हुगली ट्रिब्यूटरी है गंगा की? जी नहीं, ट्रिब्यूटरी तो पानी बढ़ाती है, हुगली तो निकाल ले जा रही है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। क्लियर? अब देखिए गंगा में ये तो सीधा सीधा रूट हो गया, ये तो मैंने मेन नदी की बात करी, लेकिन कहानी इतनी सिंपल तो हो नहीं सकती। तो इसमें बहुत सारी नदियां मिलती हैं गंगा में आके, तो वो है ये। तो असली गंगा तो ये है। अब इसको आपको देख के डर लग रहा होगा, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं आपको बड़े ही सिंपल तरीके से समझा देता हूं। सबसे पहले तो मैं गंगा नदी को एक बार, जो मेन धारा है जो हमने देखी है, तो ये तो है मेन धारा। मेन धारा मतलब भागीरथी के रूप में निकली, अलकनंदा मिल गई, बन गई गंगा देव प्रयाग में, उत्तराखंड में गई, यूपी में बिजनौर में घुसी, यूपी में ट्रैवल करा, यूपी में ट्रैवल करके यूपी में बलिया से निकल के बिहार पहुंच गई, झारखंड को छू के बंगाल में आ गई, कुछ हुगली नदी में आ गई और कुछ सीधी चली गई बांग्लादेश, जिसको बोलते हैं पद्मा। यह कहानी बड़ी सिंपल है, लेकिन इसमें जो बाकी नदियां आके मिलती हैं, अब ध्यान से देखो, एक होता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और एक होता है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब ये सब क्या है? दाहिना और बाहिना। नदी का डायरेक्शन क्या है? नदी का डायरेक्शन ये है, ये एरो बना के दिखा रहा हूं, नदी का डायरेक्शन ये है। तो चलिए इमेजिन करते हैं कि आप गंगा नदी में चला रहे हैं नाव। आप गंगा नदी में नाव चला रहे हैं और आपने यहां से शुरू करी कि भाई यहां से शुरू करके मैं पूरा यहां तक आऊंगा नाव चला के। ठीक है, चलाइए। इमेजिन करिए बहाव इस तरफ है, इमेजिन करिए आप नाव में बैठे हैं और आप गंगा नदी में जा रहे हैं। कुछ नदियां ऐसी हैं, अब आप इस तरफ जा रहे हैं, यानी ये आपकी लेफ्ट साइड हो गई और ये आपकी राइट साइड हो गई। ठीक है, तो जो इस तरफ से नदियां आके मिलेंगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, और जो इस तरफ से आके मिलेंगी गंगा में नीचे से वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। क्लियर? आप ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये डिपेंड करेगा आप नदी का बहाव किस तरफ है। मैं आपको एक सेकंड के लिए सिंधु नदी पे वापस ले जाता हूं। ये लो जी, सिंधु नदी पे वापस ले गया। ठीक है, अब सिंधु नदी की डायरेक्शन तो ये है, यानी सिंधु नदी गंगा नदी के उल्टी डायरेक्शन में बह रही है, मैं ऐसा बोल सकता हूं। तो सिंधु नदी की डायरेक्शन ये है। अब नाव कैसे चला रहे हो? ऐसे चला रहे हो, यानी कि ये जो 5 नदियां मैंने आपको बताई थी, ये इंडस नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है? अब उल्टा हो गया।
अब आप नाव इस तरफ चला रहे हो तो ये आपका लेफ्ट है और जो ऊपर से मिलेगी वो आपका राइट है। सिंपल। तो अगर मैं आपको कहूं कि जो गिलगिट नदी है, गिलगिट नदी, ये इंडस नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कि राइट, तो अब ये ऊपर से आ रही है तो ये राइट हो गई, क्योंकि नदी इस तरफ बह रही है तो आप नाव इस तरफ चला रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड पे होगी ये, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। और चेनाब और ये सब, ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, राइट। तो वो डिपेंड करता है नदी की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो अब मैं आपको अगर बोलूं ये नेपाल, ये कंट्री कौन सा है ये जानते हैं? ये नेपाल है। अब ये गंगा है, तो नेपाल से 3 नदियां गंगा में आके मिल जाती हैं, ठीक है। अभी आप तीनों बिहार में आती हैं, तो ये मैं सिर्फ आपको रिप्रेजेंटेटिव इमेज बना रहा हूं। नेपाल से 3 नदी आके गंगा में मिल गई। ये 3 नदी कौन सी हैं? घाघरा, कोसी और गंडक। घाघरा, कोसी और गंडक कहां से आई? तीनों नेपाल से आई, ठीक है। घाघरा, कोसी और गंडक तीनों वैसे बिहार में मिलती हैं, तो कहीं मेरे को यहां पे बनाना चाहिए ऐसे, बट ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो 3 नदियां। अच्छा, अब ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है? ये बाएं छोर से आती है, क्योंकि आप इस तरफ जा रहे हो तो ये ऊपर आपका लेफ्ट हो गया, नीचे आपका राइट हो गया। तो गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? घाघरा, कोसी और गंडक। घाघरा, कोसी और गंडक। और ये भी आ रही है नदी, ये कौन सी है? गोमती। तो गोमती लेफ्ट बैंक से आ रही है, ये भी गोमती भी। रामगंगा, रामगंगा भी जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, गोमती भी। लेकिन कुछ नदियां गंगा में नीचे से मिल रही हैं, यहां पे देखते हैं। ये देखो, अब ये यमुना, यमुना ये गंगा के पास से ही एकदम आ रही है पैरेलल। ये गंगा है, मैं कलर एक्चुअली अलग कर देता हूं दोनों का। पहले मैं यमुना आपको दिखा देता हूं। ये यमुना है और ग्रीन कलर में जो है ये गंगा है। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यमुना एकदम गंगा के पैरेलल चल रही है, और फिर जो लाल रंग में यमुना है ये इस पॉइंट पे, यानी कि जो मिलन होता है त्रिवेणी संगम, राइट, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में संगम होता है, तो ये यमुना आके मिल गई यहां पे, ठीक है। लेकिन यमुना में भी बहुत सारी नदियां मिल रही हैं नीचे, उन पे हम बाद में जाएंगे। लेकिन यमुना मिल किस तरफ रही है गंगा से? नीचे से मिल रही है ना, यानी यमुना इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। यहां कोई डाउट? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और ये जो नदी है, जो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकल के आ रही है, नीचे से मिल रही है गंगा से, ये जो नदी है सोन नदी, तो सोन नदी भी तो गंगा में मिल रही है, लेकिन कहां से मिल रही है? राइट बैंक से मिल रही है, तो ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट। तो यमुना और सोन ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, लेकिन रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी, गंडक, ये सारी जो नदियां हैं ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं गंगा नदी की। तो आई होप ये डायग्राम अब एकदम क्लियर होगा आपको, ठीक है। गंगा में कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं? गंगा में एक तो इसके पैरेलल आती है यमुना, जो मिल जाती है इलाहाबाद में, ठीक है। फिर अब मैं ट्रिब्यूटरी दिखा रहा हूं सिर्फ इस कलर में, ब्लू कलर में, और यहां पे आप देख सकते हैं ये गंडक है, ये कोसी है, ये घाघरा नदी है ये वाली, ये बाकी गोमती और रामगंगा भी हैं, ये नीचे से सोन हो गई एक। तो ये नदियां बस आपको पढ़नी है गंगा में, ठीक है। यमुना को हम अलग से कवर करेंगे, क्योंकि यमुना में फिर बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं, चंबल, बेतवा और ये सारी, तो इनको हम अलग से कवर करेंगे। ये यूपी है, यूपी उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश में ये है गंगा नदी, ये जो मेन धारा है वो ये है, आप देख सकते हैं, ये निकल गई गंगा, ये बिजनौर से घुसी और बलिया से बाहर निकल गई। और मैंने, क्योंकि नदियां एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हिंदी में भी लिखा है, याद रखिए। ये जो टॉपिक है मैंने आज जो मेन है वो मैंने हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में तो है ही। तो आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें दोनों रहेंगे। तो गंगा नदी का उद्गम हुआ भागीरथी के रूप में गंगोत्री हिमनद से, जो उत्तरकाशी से निकली है। तो उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, ठीक है। अब हम समझ चुके हैं, अब हम बस जो समझा है उसको शब्द देंगे। फिर अलकनंदा नदी इसमें आके मिल गई भागीरथी में, देवप्रयाग में मिलन हुआ और बन गई गंगा। फिर गंगा पहाड़ों से नीचे उतरी और सबसे पहली बार मैदान एरिया में घुसी हरिद्वार में, ठीक है। उसके बाद ये यमुना से मिलन हुआ, जो त्रिवेणी संगम जिसे कहते हैं या संगम कहते हैं। त्रि मतलब तीसरी नदी कौन सी है? सरस्वती। हालांकि सरस्वती नदी एक ऐसी है जिसे आप आंखों से देख नहीं सकते,
ठीक है। सरस्वती नदी को कहते हैं ना गंगा जमुना सरस्वती, तो गंगा यमुना सरस्वती में सरस्वती को आंखों से देखा नहीं जा सकता, यह आपको याद रखना है, हमारे वेद ऐसा बोलते हैं। उसके बाद फरक्का नाम की जगह पे फरक्का बैरेज लगा दिया, तो उससे इसका पानी हुगली में आ गया, और जो सीधी वाली धारा थी वो चली गई बांग्लादेश, जहां पे इसे बोलते हैं पद्मा, जहां पे इसे बोलते हैं पद्मा, और फिर ये ब्रह्मपुत्र से मिलके जो मेघना के रूप में डेल्टा बना के गिर जाएगी बे ऑफ बंगाल में। ये बड़ा आसान हो गया। ये फरक्का बैरेज है, ये फोटो है फरक्का बैरेज का, जहां पानी हम मोड़ देते हैं किसकी तरफ, हुगली की तरफ। यहां तक कोई भी डाउट? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर, पूरी उत्तरकाशी से लेके और बंगाल की खाड़ी तक पूरी जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर, और इसकी पूजा भी की जाती है। गंगा की बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा चल रहा है, नमामि गंगे जिसे बोलते हैं, गंगा की सफाई के लिए सरकार ने अभियान भी चला रखा है। और गंगा नदी पे प्रयागराज और हल्दिया के बीच में एक रास्ता बनाया हुआ है जहां पे नाव वगैरह आसानी से नेविगेट कर सकती हैं, उसे बोलते हैं नेशनल वाटरवे 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। कहां से कहां तक है? प्रयागराज से हल्दिया। यह भारत का सबसे बड़ा वाटरवे है, सबसे बड़ा जलमार्ग है, बहुत सारा सामान जो है यहां से उसकी आवाजाही होती है, याद रखिए। और गंगा के किनारे बहुत सारे शहर भी हैं। तो गंगा नदी कौन कौन से राज्यों से फ्लो करती है? उत्तराखंड, फिर यूपी आ गई, फिर बिहार आ गई, फिर झारखंड आ गई, फिर वेस्ट बंगाल आ गई, बस 5 राज्य हैं। तो वही जो समझाया है वो अब हिंदी में भी है यहां पे। अच्छा, अब ये आते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे। देखो, मैंने तो आपसे सिर्फ देव प्रयाग की बात करी थी जहां पे भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती है, लेकिन और भी बहुत सारे प्रयाग हैं, और ये सारे के सारे जो हैं ये अलकनंदा नदी बनाती है। एक्चुअली प्रयाग जगह का नाम है, ठीक है, प्रयाग वो जगह है जहां पे मिलन होता है। तो अलकनंदा नदी जब निकलती है तो सबसे पहले मिलती है धौली गंगा से। मैं रिपीट करता हूं, अलकनंदा नदी जब निकलती है सबसे पहले मिलती है धौली गंगा से। यह मिलन होता है विष्णु प्रयाग में, यानी सबसे पहले कौन सा प्रयाग आएगा? विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा नदी नीचे आएगी और फिर यह मिलेगी नंदाकिनी से। ध्यान रखिए, नंदाकिनी है, मंदाकिनी नहीं है, मंदाकिनी आगे आएगी। यह मिलेगी नंदाकिनी से, तो यह मिलन होएगा नंद प्रयाग में। तो उसके बाद अगला प्रयाग आता है नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा नदी और नीचे आई, फिर यह मिली एक और नदी से जिसका नाम है पिंडर नदी, यह मिलन होता है कर्ण प्रयाग में। फिर अलकनंदा नदी एक और नदी से मिली जो है मंदाकिनी, यह मिलन होता है रुद्र प्रयाग में, और ये सारे प्रयाग उत्तराखंड में हैं। फिर अलकनंदा नदी और नीचे आई और फाइनली मिली भागीरथी से, और यह मिलन होता है देव प्रयाग में, और यानी कि देव प्रयाग सबसे एंड में आता है। क्लियर? ये सारे जो जगह हैं उत्तराखंड में, सारे इनका हमारे धर्मों में बहुत महत्व है, क्योंकि अलग अलग नदियां यहां पे मिल रही हैं। अलकनंदा धौली गंगा से मिलेगी पहले, फिर नंदाकिनी, फिर पिंडर, फिर मंदाकिनी और फिर भागीरथ। तो आखिर में अलकनंदा भागीरथी में मिलती है, भागीरथी जो कि उत्तरकाशी से आ रही है, और फिर देव प्रयाग में मिलन होता है, फिर बनती है गंगा। हरिद्वार में प्रवेश करती है, वहां से फिर ये दिशा। अच्छा, गंगा की दिशा क्या है? अगर मैं दिशा की बात करूं, एक बार मैप देख लेते हैं, बहुत इजी है। गंगा की दिशा पहले तो ये दक्षिण की तरफ है, ठीक है, दक्षिण की तरफ है, फिर ये फिर से दक्षिण और थोड़ी सी फिर ये ईस्ट की तरफ जाएगी, साउथ और ईस्ट। फिर ये यहां से दक्षिण की तरफ है, दक्षिण और ईस्ट। फिर यहां से ये सिर्फ ईस्ट है, क्योंकि ये तो अब साउथ नहीं है, सिर्फ ईस्ट हो गया। फिर ये फिर साउथ और ईस्ट हो गया, राइट। तो ये जगह बदलती रहती है, डायरेक्शन बदलती रहती है, उसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो कॉमन सेंस की बात है। तो अब हम बात करते हैं, गंगा यहां पे खत्म है, खत्म मतलब सारी जो इसकी ट्रिब्यूटरी है सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो गंगा की सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है यमुना। अब हम शुरू करते हैं यमुना। यमुना नदी जो है ये निकली कहां से? ये उत्तराखंड है, तो ये भी उत्तराखंड से ही निकली। कहां से? ये यमुनोत्री ग्लेशियर है। जब गंगा निकली गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना निकलेगी यमुनोत्री हिमनद से। फिर ये आई यूपी में एंटर करी, सेम गंगा की तरह ही हो रहा है सब काम, ठीक है। ये यूपी में एंटर करी। यूपी में यमुना नदी कहां घुसती है, किस डिस्ट्रिक्ट में घुसती है? सहारनपुर। अगर आपसे पूछ लें कि भाई जब उत्तराखंड से निकल के यूपी में यमुना आती है तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, तो आंसर है सहारनपुर में घुसती है सबसे पहले। अच्छा, यमुना जो यमुनोत्री से ये उद्गम होता है हिमालय से, जिस जगह से होता है उसको बोलते हैं बंदरपूंछ। बंदरपूंछ का पहाड़। एक्चुअली हमारे धर्मों में कहानियां हैं कि वहां पे एक बंदर की पूंछ के निशान मिलते हैं,
तो उसमें कुछ कहानियां हैं कि अलग अलग कहानियां हैं कि यहाँ पे भगवान थे, वो आए थे और वानर रूप में, और वहां से अलग अलग कहानियां हमारे वेदों में हैं, उन पे हम नहीं जाएंगे। बस उसको बोलते हैं बंदरपूंछ। तो बंदरपूंछ का जो पहाड़ है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली यमुना यूपी में एंटर करी सहारनपुर, और फिर ये आप देख सकते हैं कि यमुना जो है वो दिल्ली और हरियाणा का भी थोड़ा सा हिस्सा ड्रेन करती है, और फिर ये आ जाती है यूपी में सहारनपुर में, फिर ये यूपी में ट्रेवल करती है काफी, और फिर ये फाइनली मिल जाती है गंगा में, इलाहाबाद में। अब इसको ध्यान से देखो, जब ये यहां आती है वेस्टर्न यूपी में, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, ये वाला जो एरिया है, तो यहां पे कुछ छोटी सी नदियां यमुना में मिल जाती हैं, जैसे हिंडौन नदी है, छोटी छोटी नदियां, आपने नाम भी नहीं सुना होंगे, काली नदी, हिंडौन नदी, ये सब, ठीक है। अब ये किस तरफ से मिल रही है? मान लो हिंडौन नदी है तो वो कहां मिल रही है? ये लेफ्ट बैंक पे मिल रही है, लेकिन नीचे से ये राइट बैंक हो गया, गंगा की तरह यमुना का सेम, नीचे से मिलेगी तो राइट बैंक है। तो नीचे से कौन कौन सी नदियां यमुना में मिल रही हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है ये, जिसको बोलते हैं चंबल नदी, फिर है सिंध, काली सिंध नहीं, सिंध, सिर्फ सिंध, ठीक है। फिर है ये जिसको बोलते हैं बेतवा, और ये है केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की। फिर चंबल नदी को भी अगर आप ध्यान से देखें तो चंबल में भी बहुत सारी नदियां मिल रही हैं, जैसे यहां पे देखिए बनास, काली सिंध, ठीक है, काली सिंध, और ये पार्वती, पार्वती नहीं, पार्वती, पार्वती तो हिमाचल में बहती है, आपने पार्वती सुना है? हिमाचल में पार्वती वैली, तो वो पार्वती है, मैं पार्वती की बात कर रहा हूं। फिर यहां पे ये हो गई, चंबल के अंदर नदियां मिल रही हैं, यानी चंबल काफी बड़ी नदी है जो हमें डिटेल में पढ़नी है, और चंबल के अंदर बहुत सारी मिल रही हैं, बनास, काली सिंध और पार्वती। और यमुना में फिर सिंध मिलती है, बेतवा मिलती है और केन मिलती है, सिंध, बेतवा और केन। तो यहां तक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए सब। तो यमुना नदी जो है वो कहां से निकलती है? पहले तो ये याद रखो कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, सबसे लंबी गंगा की सहायक नदी है यमुना। और हम ये नहीं कह सकते कि गंगा नदी के अंदर सबसे ज्यादा पानी यमुना का है, वो वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि नदी छोटी हो सकती है लेकिन फिर भी ज्यादा पानी लेके आ सकती है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी माना जाता है कि जो नेपाल से नदी आती है गंगा में, घाघरा, वो घाघरा जो नदी है उसका पानी सबसे ज्यादा है, यमुना से भी ज्यादा पानी घाघरा नदी जोड़ती है गंगा के अंदर, ऐसा माना जाता है। तो लेकिन सबसे लंबाई की अगर बात करें तो यमुना सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है गंगा की, ठीक है, बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी। तो गंगा के साथ साथ ही बंदरपूंछ का जो रेंज है, बंदरपूंछ का जो पहाड़ है, वहां से यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली यमुना, और यमुना में फिर कई सारी नदियां आके मिलती हैं, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन इत्यादि, और फिर हिंडौन, सेंगर, वरुण वगैरह, ये सारी भी छोटी छोटी नदियां आके यमुना में मिलती हैं। यमुना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, सबसे इंपॉर्टेंट भी है, और वही चीज जो मैंने वहां हिंदी में लिखी थी या इंग्लिश में लिखी है, बंदरपूंछ पीक, गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड, और फिर ये आगे पहुंचती है। एक टॉन्स नदी भी मिलती है यमुना में, टॉन्स। ये इसमें यमुना एकदम क्लियर हो जाएगा आपको देख के। मैं पहले इसमें गंगा मार्क कर दूं तो ये गंगा हो गई और ये यमुना हो गई। अब यमुना में आप देखिए एक यमुना का कितना बड़ा जाल है। जाल कैसे है? ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं, ये चंबल, फिर ये सिंध, ये बेतवा और ये केन। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो कि केन नदी में और सोन नदी में क्या फर्क है? केन नदी में और सोन नदी में क्या फर्क है? केन मिलती है यमुना में, सोन मिलती है गंगा में। सोन अमरकंटक से निकलती है, सीधी गंगा में मिलती है, राइट। ये सोन ऐसे जाके सीधी गंगा में मिलती है, और ये केन है और ये केन है, तो ये जाके यमुना में मिल रही है। ये फर्क है, ठीक है। ये क्लियर है ये डायग्राम? तो एक एक करके पढ़ें। चंबल नदी निकलती कहां से है? चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार के पास से निकलती है, मालवा प्लेट्यू, और यह उत्तर की ओर फिर कोटा राजस्थान की ओर बहती है। कोटा से फिर यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर की ओर बहती है। फिर नीमच, मंदसौर वगैरह यहां भी ये जाती है। ये सब नीमच, मंदसौर ये सब मध्य प्रदेश में है। तो चंबल नदी भारत के 3 राज्यों में बहती है, याद रखिए। मैक्सिमम तो मध्य प्रदेश और राजस्थान, परंतु यूपी में भी बहती है। बस इन्हीं 3 राज्यों में चंबल नदी बहती है, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान।
इसके ऊपर डैम भी बने हुए हैं, जैसे राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर इत्यादि। ठीक है, गांधी सागर भी है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट डैम है चंबल नदी के ऊपर। चंबल नदी का पानी भी काफी साफ है। और फिर ये चंबल नदी किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। यमुना में मिल जाती है। इसके अलावा चंबल नदी यमुना में मिलती किस लोकेशन पे है? यूपी में इटावा में मिलती है। ये सब वैसे आपको याद नहीं रखना, सिर्फ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। ठीक है, यानी मैं पूछना ये चाह रहा हूं, ये देखो, ये चंबल नदी आई, फिर ये राजस्थान में गई, ये फिर यहां पे आके ये यमुना में मिल गई। ये स्थान कौन सा है जहां पे वो यमुना में मिली? ये है यूपी का इटावा। ठीक है, इटावा। तो चंबल नदी के ऊपर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर है। जवाहर सागर है कोटा में, राणा प्रताप सागर है रावत भाटा राजस्थान में, और गांधी सागर है नीमच मंदसौर मध्य प्रदेश में। और यमुना में एक नदी और आके मिलती है, सिंध नदी। यहां पे ध्यान से देखिए, चंबल तो हो गई, चंबल तो हमने कर ली। ठीक है, अब चंबल के इधर आ जाओ, थोड़ा सा और पूर्व में आ जाओ। ये देखो, ये एक और नदी है, सिंध में आके मिल रही है यमुना में। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। जैसे ये चंबल यहां कहीं मिल रही है आके, और सिंध यहां मिल रही है आके। ये चंबल यहां मिल रही है और सिंध यहां मिल रही है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो चंबल नदी यमुना से मिलती है कहां पे? इटावा में। और ये जो सिंध नदी है ये कहां मिलती है आके यमुना में? ये मिलती है जलौं। यूपी में एक जगह है जलौं, वहां पे मिलती है। तो सिंध नदी मिलती है यमुना से, जलौं डिस्ट्रिक्ट यूपी। जहां चंबल मिलती है उसी के थोड़ा सा पास, लेकिन चंबल मिलती है इटावा में। क्लियर? चंबल एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। अब आपको चंबल में मेरे को नहीं लगता कोई भी आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ये हमने जो चंबल है ये कवर कर ली, सिंध हमने कवर कर ली, बेतवा और केन पे भी हम नजर जरूर डालेंगे। चंबल नदी में एक सेंचुरी भी है बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल चंबल सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नेशनल चंबल सेंचुरी। ये धौलपुर में है। धौलपुर मतलब राजस्थान। फिर घड़ियाल कंजर्वेशन के लिए फेमस है। वैसे आपको एक चीज बता दूं, ये नेशनल चंबल सेंचुरी इतनी बड़ी है कि ये यूपी में भी है, एमपी में भी है और राजस्थान में भी है। तीनों में इसका हिस्सा है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब क्वेश्चन आता है नेशनल चंबल सेंचुरी कहां है, क्योंकि कई बार ऑप्शन में हां, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको यूपी भी ऑप्शन में मिलेगा और एमपी भी मिलेगा, क्योंकि दोनों में है। लेकिन यूपी, एमपी और राजस्थान तीनों में है नेशनल चंबल सेंचुरी। तो ये धौलपुर में वैसे इसका काफी बड़ा हिस्सा है। घड़ियाल के लिए फेमस है। घड़ियाल एक तरह का मगरमच्छ होता है, एक तरह का मगरमच्छ होता है घड़ियाल। तो घड़ियाल बाकी मगरमच्छ से अलग कैसे होता है? जैसे नॉर्मल मगरमच्छ है अगर, तो घड़ियाल के एक आगे लंबी चोंच निकली होती है। ठीक है, घड़ियाल जो होता है उसके आगे चोंच निकली होती है जिससे ये मछली खाता है, इसलिए घड़ियाल बिल्कुल अलग होता है। तो घड़ियाल एक तरह का मगरमच्छ होता है जो मिलता है भारत में। भारत में 3 तरह के मगरमच्छ मिलते हैं। एक का नाम है मगर, एक का नाम ही है मगर, एक है घड़ियाल और तीसरा है जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल बोलते हैं, जो बहुत बड़ा होता है, जो भीतरकनिका नेशनल पार्क में मिलता है, बहुत बड़ा विशाल। ठीक है, घड़ियाल छोटा होता है, घड़ियाल छोटा होता है। तो चंबल नदी में कौन कौन सी नदी आके मिलती हैं? काली सिंध, बनास, पार्वती और शिप्रा। शिप्रा ये उज्जैन से आती है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। महाकालेश्वर मंदिर आपने सुना होगा, जय महाकाल, तो वो शिप्रा नदी जो है ये भी आके मिल जाती है चंबल में। तो चंबल पे हम थोड़ा सा एक बार फोकस दोबारा करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम सिर्फ चंबल पे फोकस करेंगे। ठीक है, ये रही चंबल। चंबल में ये मिल गई बनास, ये मिल गई काली सिंध, ये मिल गई पार्वती, और एक और मिलती है जिसकी हमने बात करी, वो है शिप्रा नदी। चंबल एकदम क्लियर हो जानी चाहिए अब। और बनास, काली सिंध और पार्वती मैं और जूम कर रहा हूं, तो ये हो गई पार्वती, ये हो गई बनास, और ये हो गई काली सिंध। अब काली सिंध में और सिंध में क्या फर्क है? काली सिंध चंबल में मिलती है और सिंध सीधी जाके यमुना में मिल जाती है, ये फर्क है। तो अब हम गंगा की हमने 2-3 ट्रिब्यूटरी थी, यमुना खत्म है, यमुना में से ज्यादा और कुछ नहीं है, लेकिन कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जिन पे हम एक बार नजर डाल लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था गंगा नदी में ऊपर से 3 नदियां नेपाल से आके मिलती हैं, घाघरा, कोसी और गंडक। तो गंडक जो नदी है ये निकलती कहां से है? ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर से निकलती है, फिर ये नीचे की तरफ आती है, दक्षिण की तरफ भारत में आती है, धौलागिरी और अन्नपूर्णा पहाड़ों के बीच में बहती है। ये एक एमसीक्यू में आ चुका है कि कौन सी नदी है जो धौलागिरी और अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा बहुत ऊंचा पर्वत है नेपाल में, तो धौलागिरी और अन्नपूर्णा के बीच में कौन सा नदी बहती है? तो आंसर है गंडक नदी।
और ये गंगा में मिल जाती है। अच्छा, ये गंगा में तो मिलती है, घाघरा, कोसी और गंडक तीनों मिलती हैं, तो गंडक किस जगह पे मिलती है? ये बिहार के सोनपुर में मिलती है। क्लियर? गंडक हो गया। अब कोसी देख लेते हैं और घाघरा देख लेते हैं। घाघरा नदी को हम कर्नाली भी बोलते हैं, कर्नाली भी बोलते हैं। ये तिब्बत के हिमालय से निकलती है, नेपाल तिब्बत बॉर्डर जो है, तो ये नेपाल से भारत आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि नेपाल से ही निकल रही हैं, ये तिब्बत से ही निकलती हैं, तिब्बत के पहाड़ों से ही निकलती हैं। तो तिब्बत से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। गंडक और घाघरा भी इनका उद्गम तिब्बत से होता है। फिर ये तिब्बत से भारत डायरेक्टली नहीं आती, ठीक है, सतलुज की तरह सीधी तिब्बत से भारत नहीं आती, ये पहले नेपाल जाती है, वहां से फिर बिहार आती हैं। तो फिर है घाघरा नदी। ये मापचुंगो नाम का एक ग्लेशियर आता है, मापचुंगो का हिमनद वहां से निकलती है तिब्बत से, फिर ये नेपाल जाती है। हां, घाघरा नदी की एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि घाघरा नदी की एक सहायक नदी है सरयू नदी। आपने सुना है अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, तो वो सरयू नदी घाघरा में जाके मिलती है। तो घाघरा नदी की एक उपनदी या सहायक नदी है सरयू नदी, और अयोध्या जो है वो इसी के किनारे है। और याद रखिए, अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ, लंबाई, तो गंगा की सबसे बड़ी उपनदी कौन सी है? यमुना, और दूसरे नंबर पे है घाघरा। और अगर पानी की बात करूं तो मैं आपको कह सकता हूं घाघरा में यमुना से ज्यादा पानी है। अब कोसी की बात करते हैं। देखो, कोसी तो बिहार में, बिहार का अतिशोक बोलते हैं, सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं इसे, ठीक है, बिहार का अतिशोक। क्योंकि वैसे तो ये सारी नदियां जो नेपाल से आ रही हैं, ये दक्षिण में आ रही हैं भारत में, तो काफी तबाही मचाती हैं, क्योंकि पानी एकदम से बहुत इनमें बढ़ जाता है और फिर ये बिहार में आती हैं तो पूरी फसल बर्बाद कर देती हैं। तो कोसी नदी जो है वो, उसको सप्तकोशी भी बोलते हैं, क्योंकि कोसी में 7 नदियां मिलती हैं। इनके नाम आपको याद नहीं रखने, ये 7 नदियां हैं जो कोसी में मिलती हैं, तो इसे सप्तकोशी भी बोलते हैं। और फिर ये गंगा में मिल जाती है बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। एक छोटी सी नदी है, छोटी मतलब उतनी छोटी भी नहीं है, रामगंगा। तो गंगा नदी जब बहती है, गंगा का हमने मैप याद करिए, उत्तराखंड से आ रही है यूपी में, तो वहां एक नदी मिलती है कन्नौज में, कन्नौज एक जगह है यूपी में, वहां पे गंगा में एक नदी मिल जाती है जिसका नाम है रामगंगा। इनफैक्ट अगर क्वेश्चन आए कि बड़ी नदियों में, जो बड़ी नदियां गंगा में मिल रही हैं, वैसे तो हजारों नदियां हैं जो गंगा में मिलती हैं, लेकिन बड़ी नदियों में सबसे पहली नदी कौन सी है जो गंगा में मिलती है? क्या गोमती है? नहीं, वो है रामगंगा। तो रामगंगा पहली बड़ी नदी है जो गंगा में मिलती है। फिर ये कुछ और नदियां हैं। दामोदर, दामोदर मैंने आपको बताया था, दामोदर आपको बता देता हूं, दामोदर इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए, गंगा की बात करते हैं, तो ये गंगा आ गई, गंगा आ गई, बिहार में गई, झारखंड को छुआ और बंगाल में आ गई, और ये फिर 2 पार्ट्स में बट गई, ये गंगा है। अब इस जगह पे फोकस करते हैं। ये जगह कौन सी है जहां से ये गंगा 2 पार्ट में बट गई? ये है फरक्का बैरेज, फरक्का। और ये नीचे जो है नदी, ये कौन सी हो गई? हुगली। और ये हो गई पद्मा, पद्मा, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा बोलते हैं। अब यहां पे ये हुगली है जिसके किनारे कोलकाता है, हुगली में आके एक नदी मिलती है, इसे बोलते हैं दामोदर। तो दामोदर नदी गंगा में नहीं मिल रही, दामोदर हुगली में मिल रही है, दामोदर हुगली में मिल रही है। तो दामोदर नदी जो है बंगाल में भारी तबाही मचाती है, इसलिए इसे बोलते हैं सौरो ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का अतिशोक कौन सी है? बंगाल का अतिशोक है दामोदर नदी। तो ये है दामोदर नदी। और इसके बाद सरयू हमने देख लिया है, सरयू जो है वो घाघरा से, घाघरा में जाकर मिल जाती है, घाघरा की ट्रिब्यूटरी है, उसको हम देख चुके हैं। फिर महानंदा, हां, महानंदा भी एक नदी है, बंगाल के लिए बहुत जरूरी है महानंदा। आप कभी बंगाल का मैप देखिए, बंगाल का अगर आप मैप देखेंगे, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं बंगाल की शेप कैसी है। ये बंगाल है, यानी रफली मैं अगर बंगाल देखूं तो बंगाल कुछ ऐसा है। ऊपर एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, फिर एक ये ऐसे है, और फिर ये नीचे एक बड़ा पार्ट है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं महानंदा कॉरिडोर। और ये जो एरिया है पूरा, ये जो अलीपुर द्वार और दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी वगैरह, ये वाला एरिया है, ये चिकन नेक ऑफ इंडिया समझते हैं आप। ये जो एरिया है, ये दार्जिलिंग, कलिम्पोंग वगैरह हो गए, ठीक है। फिर ये अलीपुर द्वार और ये सब हो गए, यहां पे कूच बिहार वगैरह। फिर ये यहां पे नीचे ये जो एरिया है, जो बड़े वाले एरिया को जोड़ता है, तो ये जो है इसको बोलते हैं, मैं इसको शेड कर रहा हूं, ये है महानंदा कॉरिडोर। तो महानंदा नदी भी गंगा में आके मिल जाती है, महानंदा नदी भी गंगा में आके मिल जाती है। और सोन नदी, सोन अमरकंटक से निकल के नीचे से आके गंगा में मिल जाती है।
कई बुक्स लिखती हैं कि सोनपुर में ही मिलती है, इसलिए उसे सोनपुर बोलते हैं बिहार में। अब गोमती की बात करते हैं, बहुत आसान है। तो ये मेन गंगा है, मेन गंगा की धारा, ठीक है। गोमती अब बना देता हूं, ये गोमती है, ये एकदम नेपाल बॉर्डर से आ रही है, ये नेपाल है, नेपाल बॉर्डर पे पीलीभीत है, यूपी का पीलीभीत आप जानते हैं, तो पीलीभीत से आ रही है गोमती। वैसे गोमती नदी को ऋषि वशिष्ठ की बेटी बोलते हैं, एक ऋषि हुआ करते थे ऋषि वशिष्ठ, तो ऋषि वशिष्ठ की बेटी है गोमती। और ये फिर पीलीभीत से आती है, फिर ये पीलीभीत में निकलती कहां से है, फुलर झील। तो ये पीलीभीत के पास, पीलीभीत से लगभग 30 किलोमीटर दूर है फुलर झील, फुलर झील से निकलती है गोमती नदी। फिर गोमती नदी दक्षिण की तरफ आती है, दक्षिण और पूर्व की तरफ बहती है और गंगा में जाके मिल जाती है गाजीपुर में, गंगा में जाके मिल जाती है गाजीपुर में। तो उसके बाद हिंडौन नदी, बहुत ही छोटी सी नदी है, हिंडौन नदी, काली नदी, ये सब वेस्टर्न यूपी में बहती हैं और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की, यमुना में मिलती है हिंडौन नदी। ये जो मुजफ्फरनगर को क्रॉस करती है, ठीक है, मुजफ्फरनगर को क्रॉस करके, ये बेसिकली सीजनल है, आधे टाइम तो ये सूखी रहती है, बट ठीक है, कई बार पानी ज्यादा हो जाता है, बारिश आ जाती है तो ये बहने लग जाती है। फिर ये गंगा और यमुना के बीच में बहती है लगभग 400 किलोमीटर, फिर ये मुजफ्फरनगर में जाती है, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा होते हुए दिल्ली जाके यमुना में मिल जाती है हिंडौन नदी। फिर एक और छोटी सी नदी है जिसके किनारे मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर यूपी में काली नदी के किनारे है, ये भी बस बहुत छोटी सी नदी है, ये भी बस यमुना में जाके मिल जाती है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद वगैरह में क्रॉस करके ये यमुना में मिल जाती है। फिर केन और बेतवा, केन और बेतवा यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं, हम देख चुके हैं इन्हें। केन नदी जो है ये पन्ना नेशनल पार्क से भी क्रॉस करती है, और बेतवा जो नदी है ये मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के पास से निकलती है, फिर ये ओरछा वगैरह जाती है, और उसके बाद ये पूरा जो मालवा प्लेट्यू एरिया है वहां पे जाती है। और केन नदी के ऊपर केन नदी पन्ना नेशनल पार्क को क्रॉस करती है, और जो बेतवा नदी है वो एक डैम बनाती है जिसका नाम है माता तिला डैम, माता तिला डैम। फिर एक छोटी सी नदी और है टॉन्स नदी, आप भूल ना जाएं तो मैं एक बार आपको मैप में दोबारा दिखा देता हूं, ये कहीं आप कहें ये बेतवा वगैरह कहां है, तो पहले मैं मेन यमुना बना देता हूं। अब ये मेन यमुना है, तो यमुना में चंबल हम देख चुके हैं डिटेल में, बेतवा, और ये यहां पे एक केन नदी है, तो बेतवा और केन ये वाली है, ठीक है। तो बेतवा और केन की हम बात कर रहे थे, क्योंकि दिमाग में रखना बहुत जरूरी है हर चीज को, और रिवाइज आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा इसमें। फिर एक छोटी सी नदी है टॉन्स, टॉन्स नदी जो है ये पूरे साल बहती है, और ये उत्तराखंड में फ्लो करती है पहले। और यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, वो है टॉन्स नदी। यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है वो टॉन्स नदी है, और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, और ये भी वहीं से निकलती है, यमुना के पास से निकलती है, बंदरपूछ माउंटेन से निकलती है, और ये डून वैली में ही यमुना से मिल जाती है। फिर एक 2-3 और छोटी छोटी नदियां हैं, नाम बस याद रख लो। साई नदी, साई नदी जो है ये गोमती में मिल जाती है जाके। एक नदी और है रेत नदी, RETH, रेत, रेत भी गोमती में मिल जाती है जाके, ठीक है। फिर एक नदी है राप्ती, राप्ती, तो ये घाघरा में मिल जाती है, राप्ती नदी, ये यूपी में है। फिर रिहांड नदी है एक छोटी सी, रिहांड नदी, रिहांड नदी पे रिहांड डैम भी है। रिहांड नदी जाके सोन में मिल जाती है, सोन जाके गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो बस नाम याद रख लो, रिहांड, आपने रिहांड में गोविंद वल्लभ पंत सागर सुना होगा, रिहांड डैम सुना है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, ये बुंदेलखंड वाला इलाका आ गया फिर से, सोनभद्र वगैरह। फिर करमनासा नदी है एक छोटी सी, ये सीधी गंगा में आके मिल जाती है, छोटी सी नदी है करमनासा, बस कभी MCQ में ना पकड़ लें कि करमनासा नदी किस में जाके मिलती है, तो ये गंगा में जाके मिल जाती है। टॉन्स यमुना में मिल जाती है, हिंडौन काली यमुना में मिल जाती है, तो उस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। चलो अब कुछ MCQs कर लेते हैं। कौन सी नदी को सिंगी खंबन बोलते हैं तिब्बती भाषा में, या शेर का मुंह? सिंगी खंबन बोलते हैं सिंधु नदी को, इंडस नदी को, ठीक है, इंडस नदी को बोलते हैं। और फिर इनमें से कौन से राज्य में चंबल नदी फ्लो नहीं करती? ठीक है, चंबल नदी 3 राज्यों में फ्लो करती है, मैंने बताया था, यूपी में, MP में और राजस्थान में। तो यूपी, MP, राजस्थान, गुजरात में नहीं करती, तो आंसर हो गया गुजरात। फिर यह है कि इनमें से कौन सी नदी है सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है? ठीक है, इंडस, इंडस अरब सागर में गिरती है, बिल्कुल। नर्मदा, तापी, ये भी अरब सागर में गिरती है। लूनी, लूनी कहीं नहीं गिरती, लूनी तो जमीन पे ही खत्म हो जाती है, अरब सागर से मिल ही नहीं पाती। इनलैंड रिवर बोलते हैं ऐसी नदियों को जो जमीन पे ही खत्म हो जाती हैं। तो कौन सी सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में मिलती है? इंडस। इंडस नर्मदा और तापी से लंबी है, तो आंसर हो गया इंडस। फिर इनमें से कौन सी इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है? इंडस की उपनदी या सहायक नदी नहीं है, ठीक है। शोक है, गिलगिट है, जंस्कार है, लूनी, लूनी नहीं है, तो आंसर हो गया लूनी।
झेलम नदी और चेनाब नदी आपस में कहां पे मिलती हैं, किस जगह पे मिलती हैं? वुलर लेक, रोपड़, हरिके या ट्रिमू? तो झेलम और चेनाब मिलती हैं ट्रिमू में, तो आंसर है डी, ट्रिमू। किस नदी को चंद्रभाग नदी बोलते हैं? चंद्र और भाग, सूर्यताल और चंद्रताल से निकल के जो नदियां मिलती हैं, तो यह है चेनाब नदी, तो आंसर है चेनाब। फिर इनमें से सही क्रम में लगाइए। ये पांचों प्रयाग दे दिए, जो रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये सब दे दिए, तो ये क्रम में आप लगा ही सकते हैं। तो सबसे पहले जो अलकनंदा नदी है वो मिलती है धौली गंगा से, ये मिलन होता है विष्णु प्रयाग में, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग सबसे पहले होगा, तो इसी में आंसर आ गया ऑप्शन ए। पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग और आखिर में आता है देव प्रयाग। फिर मठभांगा नदी, ये बॉर्डर बनाती है कौन से कंट्री के साथ? भारत का। मठभांगा नदी जो है ये भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर वहां पे फ्लो करती है। फिर इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो जिसका उद्गम, जिसका स्रोत भारत के बाहर है? ठीक है, रावी, ब्यास, सतलुज या चेनाब? तो आंसर आसान है, सतलुज। सतलुज नदी कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती है, फिर शिपकिला पास में से घुस के भारत आती है। इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ओके, गोमती, गोमती तो है। गंडक है, नेपाल से आती है। कोसी, कोसी भी है। चंबल, चंबल नहीं है, चंबल यमुना में मिलती है। फिर इनमें से कौन सी नदी है जो ट्रांस हिमालयन नदी है? ट्रांस हिमालयन समझते हैं, हिमालय के ऊपर, यानी या तो लद्दाख के पहाड़, या काराकोरम के पहाड़, या कैलाश के पहाड़, इनमें से अगर कोई निकलेगी तो वो ट्रांस हिमालयन रिवर हो गई। तो कैलाश मानसरोवर के पहाड़ों से निकलती है सतलुज, तो आंसर हो गया सतलुज। फिर फ्रेश वाटर डॉल्फिन कहां मिलेगी? ये देखो, ये अलग तरह की डॉल्फिन होती है जिसे बोलते हैं फ्रेश वाटर डॉल्फिन। मैं इंडस डॉल्फिन की बात नहीं कर रहा जो ब्यास नदी में मिलती है, मैं फ्रेश वाटर डॉल्फिन की बात कर रहा हूं। आगे स्नाउट होता है जिसमें दांत लगे होते हैं, जिससे मछली खाते हैं ये भी, ठीक है। तो फ्रेश वाटर डॉल्फिन मिलेगी गंगा में। आपने एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुनी है, विक्रमशिला? विक्रमशिला जो डॉल्फिन सेंचुरी है, गैंगेटिक डॉल्फिन बोलते हैं इसे, क्योंकि ये सिर्फ फ्रेश वाटर में मिलती है गंगा के। गैंगेटिक डॉल्फिन विक्रमशिला भागलपुर में है, बिहार में। तो आंसर हो गया गंगा नदी। गंगा नदी में मिलती है फ्रेश वाटर डॉल्फिन। सियाचिन नदी का जब सियाचिन ग्लेशियर जब पिघलता है तो कौन सी नदी बनती है? तो नदी है नुब्रा। फिर ये नुब्रा जाके मिल जाती है श्योक में, और ये श्योक फिर जाके मिल जाती है इंडस में। तो ये था हमारा रिवर्स ऑफ इंडिया का भाग 1। बहुत जल्दी लेकर आऊंगा भाग 2 और भाग 3। इसको अच्छे से पढ़िए, एकदम पूरी आप दिल लगा के इसे पढ़िए। और मैं आपको एक बार, सबसे पहले जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी, एक बार मैं उसको दिखाना चाहूंगा, जिससे आपका भय अब कम काफी हो जाएगा। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये नहीं मिलती कहीं भी जो इस वीडियो में मैंने आपको दी है। देखिए, अब ये जो इतना डरावना लग रहा था, सडनली आपको उतना डरावना नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने अब कवर कर लिया है। मैं उस एरिया को कवर कर दूंगा जो हमने कवर कर लिया है। तो ये देखिए, ये इंडस है, हमने इसे कवर कर लिया है। ये पांचों, झेलम, चेनाब और ये हमने इनको कवर कर लिया है। तो मैं इसे शेड कर रहा हूं, ठीक है, शेड कर रहा हूं, ठीक है। फिर ये गंगा, यमुना, ये सब मैंने इनको कर लिया है। चंबल, बनास, बेतवा सब हो गया है। घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी सब हो गया है। ये गंगा नदी का पूरा गंगा बेसिन हमने, गंगा रिवर सिस्टम कवर जो है वो कर लिया है। यमुना भी कवर कर लिया है। यानी कि आप देख सकते हैं लगभग 1/4 कह सकता हूं, रफली 1/4 भारत मैंने कवर कर लिया है। अभी जो बची हैं, तो भाग 2 में हम क्या पढ़ेंगे? भाग 2 में हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की नदियां पढ़ेंगे। लोहित नदी, और ये क्या नाम जो सिक्किम से निकलती है, तीस्ता नदी, तीस्ता भी पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ेंगे पूरा। फिर ये छोटी छोटी नदियां पढ़ेंगे, लूनी, साबरमती, माही, और फिर हम पढ़ेंगे नर्मदा और तापी। सेंट्रल इंडिया की नदियां, साउथ इंडिया नहीं, सेंट्रल इंडिया। तीसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे साउथ इंडिया की नदियां, यानी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार नदी, और ये छोटी छोटी श्रावती नदी, और ये सारे, मीठी नदी मुंबई में है, और ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा भाग 1 रिवर्स ऑफ इंडिया। कोई भी डाउट हो, इंस्टाग्राम है आपके पास, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भेजो और डाउट अपना क्लियर करो। और अगर इंस्टाग्राम पे नहीं हो कोई बात नहीं, ईमेल कर दो। ईमेल है gaurav.studyiq@gmail.com। तो मिलते हैं भाग 2 में। ये था स्टैटिक जीके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।